वेलकम बैक क्लास। शुरू करें। अब सीआरपीसी खत्म करना है ना, इस क्लास में सीआरपीसी खत्म कर देंगे। वैसे ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? 394 तक है ना। अपील वगैरह हमने खत्म कर लिया था, है ना। अपील हमने खत्म कर लिया। जैसे 394 में हमने पढ़ लिया अबेटमेंट कैसे हो रही थी अपील। तो अवेट कैसे हो रहा था? भाई डेथ हो गई तो अवेट हो गया, है ना। और अगर किसी को कंटिन्यू रखनी है अगर, तो 30 डेज में क्या करना पड़ेगा? एक एप्लीकेशन लगा दे कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर सकते। अब देखो इसमें रेफरेंस है 395 से, है ना। रेफरेंस हमने कल पढ़ा भी था, अगर आपको याद होगा। कल हमने कौन सा रेफरेंस पढ़ा था? वही 113 वाला सीपीसी में जो हमने पढ़ा, जिसमें क्या था, कोई एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है ना, कोई ऑर्डिनेंस है, कोई रेगुलेशन है, और कोर्ट को ये लग रहा है कि ये अब इनऑपरेटिव या इनवैलिड हो गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको नोट करके बना के पूरा केस बना के और हाई कोर्ट में रेफर कर देता है कि सर मेरा ओपिनियन इस पे ये कहता है, मेरे हिसाब से ये वाला एक्ट या इसका प्रोविजन ऐसे ऐसे इनऑपरेटिव हो गया है। अब आप बता दीजिए मुझे क्या करना ठीक रहेगा। आप जो कहोगे मैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दे दूंगा। तो जो 113 का है वही 395 का रेफरेंस है, सेम है, कोई रेफरेंस में कोई फर्क नहीं है ना। बस वहां पर मतलब सिविल जज भेज दिया, तो यहाँ पर कौन भेजा है? मेट्रोपॉलिटन एमएम है ना, एमएम भेजा, उतना ही फर्क है बस। ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं है। अब देखो इसका क्लॉज 3 एक बार आप देख लो। इंपॉर्टेंट क्या है उसका? क्लॉज 3 है, क्या कह रहा है कि एनी कोर्ट मेकिंग अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 may pending the decision of the high court thereon either commit the accused to jail, तो चाहे तो या तो जेल में भेज दे उसको, और या फिर और रिलीज हिम ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन। तो ठीक है, जेल में भेज दिया, बेल में भेज दिया, दो ही तो काम होते हैं। इसके अलावा तीसरा काम भी कौन सा होता है भाई? आप तो क्या करेगा कोर्ट? या तो जेल में भेजेगा या बेल में भेजेगा, इसके अलावा क्या करेगा? कॉमन सेंस की बात है, पता नहीं क्यों लिख दिया, इसका कोई इतना कोई यूज नहीं है, है ना। तो ओवरऑल हमारा जो है कि रेफरेंस में आकर है क्या? रेफरेंस सीपीसी और सीआरपीसी दोनों का सेम है, वही है। इनऑपरेटिव इनवैलिड अगर हो गया है तो वही चलेगा उस पर, है ना। ठीक है, तो ये 395 रेफरेंस का है। अब आप देख लो एक बार 397 देख लो। रेफरेंस हो गया तो अब रिवीजन इसमें भी आएगा। जैसे सिविल में रिवीजन होता है, रेफरेंस में भी रिवीजन होगा, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं 397 में। अच्छा, यहाँ पर रिवीजन की एक खासियत है कि आपका हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों को पावर है रिवीजन की। वहां हमने रिवीजन में क्या पढ़ा था? सीपीसी में 115 में हमने पढ़ा था, वहां पर सिर्फ हाई कोर्ट को पावर थी। यहाँ पर रिवीजन में 397 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों को पावर है। अब देखो इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था हाई कोर्ट और एनी सेशन जज may call for and examine the record of any proceeding before any inferior criminal court situated within its or his local jurisdiction for the purpose of satisfying itself or himself as to the correctness है ना, legality और propriety of finding any finding, sentence, order recorded or passed as the regularity of any proceeding। ओवरऑल कहना क्या चाह रहा है? बात यही कह रहा है कि वही है, आपने उसमें जो भी आपने क्या बोलते हैं करेक्टनेस, मतलब कोई भी सजा दिया, कोई प्रोसीडिंग करी, वो कितनी सही करी नहीं करी, वो लीगल थी कि नहीं थी, इन सबको देखने के लिए हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये किसी भी इंफीरियर कोर्ट का, है ना, किसी भी इंफीरियर छोटा सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसके रिकॉर्ड्स को मंगा लेगा, उसे चेक कर लेगा। पूछता बहुत नॉर्मली वैसे पूछता, देखो ये पूछे तो रेफरेंस कहाँ है, प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कंटेंट, प्रोविजन इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे पूछता रिवीजन कहाँ है, ये पूछ लेता है रिवीजन कहाँ है,
पूछ देगा रिवीजन कहाँ पर है, तो 397 में रिवीजन है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो चीज मैंने आपको बताई थी, देखो इसका क्लॉज 2, अगर 397 में क्लॉज 2 देखोगे ना, तो आपको एक बात और देखो याद आएगी, जो हमने वहां पे 115 में मैंने आपको बताई थी कि द पावर ऑफ रिवीजन कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order। एक ये चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सीपीसी में बताई थी, इंटरलोकेटरी अगर कोई ऑर्डर है तो उसमें रिवीजन नहीं होता है। और इंटरलोकेटरी ऑर्डर कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्डर जिनका मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरिट को इफेक्ट नहीं करते, वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होते हैं। और ऐसे ऑर्डर पर रिवीजन नहीं होता। तो ये तो हमने वहां भी पढ़ लिया सीपीसी में, मोर और लेस दोनों एक जैसे ही हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। चलो ये हो गया। इसके बाद आप देख लो ट्रांसफर, देख लो इसके बाद आप देख लो ट्रांसफर। आपका 406 में जैसे दिया हुआ है ना, 407 में दिया हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए ना, वो एक्चुअल में क्या है, 407 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना हाई कोर्ट के ट्रांसफर की बात करता है, 406 में सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर की बात करता है। तो 406 में सिर्फ अगर इतना पता है कि हाँ ट्रांसफर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का करेगा, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, तो 406 इतना बहुत है, इससे ज्यादा कोई पूछता नहीं है। 407 में से एक दो चीजें पूछने के चांस फिर भी बनते हैं, तो मैं आपको ही बता देता हूँ क्या, ठीक है ना। ठीक है, देखो 406 क्या कह रहा है, चलो 406 को एक बार देख लो, ऊपर ऊपर से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि नहीं आता। तो क्या कह रहा है कि whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the end of justice, it may direct that any particular case or appeal to be transferred from one high court to another high court, or from a criminal court subordinate to one high court to another criminal court of equal or superior jurisdiction subordinate to other high court। तो बस सिंपल सी बात है, मान लीजिए दिल्ली के कोर्ट से और यूके के कोर्ट में अगर मुझे ट्रांसफर करवानी, तो एप्लीकेशन कहाँ लगाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट में। इतनी सी बात है बस। एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से कोई एप्लीकेशन मुझे मैटर अगर ट्रांसफर करवाना है दूसरे स्टेट के जुरिडिक्शन में, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में लगाऊंगा, है ना। इतनी सी बात है। और जब इसमें क्या कह रहा है, जो हमने वहां पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इसका सबसेक्शन 3 अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि अगर आपने कोई वैक्सीएस लगाई है ना, कोई फ्रिवुलस एप्लीकेशन लगाई है, तो 1000 रुपए का जुर्माना है। और अगर आपको याद आ रही हो, हमने पढ़ा था सेक्शन 25 सीपीसी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर में 2000 रुपए का जुर्माना था, सेम एप्लीकेशन। याद आया सेक्शन 25 सीपीसी का? उसमें कितना था? उसमें 2000 रुपए का जुर्माना था अगर कोई ऐसी वैक्सीस एप्लीकेशन आप लगाते हो तो। यहाँ पर वो कितना है? 1000। यहाँ पर कितना है? 1000। ठीक है, पूछता नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, एक बार माइंड में हल्का सा रख लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। 407 कह रहा है हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है, हाई कोर्ट में लगानी है। ये थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा एक चीज देखने लायक है, मैं आपको बता दूंगा क्या है। कह रहा है whenever it is made to appear to the high court that a fair and impartial inquiry trial cannot be had in any criminal court subordinate। सही बात है। अगर मान लो हाई कोर्ट दिल्ली का है, मैं तो दिल्ली का मान के चलता हूँ, दिल्ली का हाई कोर्ट है, इसके नीचे कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ठीक है। अब उसे लग रहा है कि यहाँ पे फेयर पार्शियल इस वाले में नहीं होगी, तो यहाँ से उठा के यहाँ भेज देगा, इसमें नहीं होगी यहाँ से उठा के यहाँ भेज देगा। दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। कोई ऐसी अनयूजुअल डिफिकल्टी है, कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आने वाला है ना। दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड जनरल कन्वीनियंस। ये नॉर्मल सी बातें हैं, तो क्या कर सकता है ये, दूसरे उसको भेज देगा, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन में भेज रहा है, यहां से वहां भेज रहा है, या खुद के पास बुला ले रहा है ना। ये इसका 4 देखो आप, इट में ऑर्डर का 4 देखो आप, दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है, ये इसका जो 407 के 1 का सी के बाद जो इट में ऑर्डर लिखा है, उसका 4th अगर आप देखोगे ना, तो कह रहा है हाई कोर्ट अगर चाहे तो अपने पास भी बुला सकता है ना। ये 4th है, इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास बुला सकता है।
अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है आपसे कि मान लीजिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मैटर चल रहा है, ठीक है, और हाई कोर्ट ने उससे उठा के अपने यहाँ बुला लिया, भाई चलो ठीक है 407 में उसको पावर है, बुला लिया उसने, इसको ट्राई करने की पावर कहाँ दी है, ये आप मुझे बताओ। वो अपने पास ट्रांसफर करके उसने मंगा लिया, 407 में लिया है, 407 के थ्रू हो सकता है, मगर इसे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसे ट्राई कर सकता है, उसको हाई कोर्ट भी ट्राई कर सकता है, ये कहाँ दिया है? और मैंने आपको पढ़ाया है इसे सीआरपीसी में, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ कहाँ दिया ये? हाई कोर्ट भी एक मान लीजिए छोटा सा मैटर है, 379 का भी अगर कोई मैटर है मान लो उसे ट्राई कर सकता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, कहाँ दिया है बताओ, याद है किसी को? तो मैं ऐसे ही बस बता देता हूँ और वो बात यहाँ से वहां हो जाती है हवा की तरह। बताओ, नहीं बताओगे? सुना था आपने, मैंने आपको बताया था कौन करेंट जुरिडिक्शन, ये वर्ड सुना था आपने मेरे मुंह से? कौन करेंट जुरिडिक्शन होता है कोर्ट ऑफ सेशन का, हाई कोर्ट का, आपको याद है? मैंने आपको बताई थी ये बात, हाँ ना तो बता दो, वही याद है? प्रोविजन याद आया कि नहीं आया? इसका प्रोविजन याद आया? नहीं आया ना, यही तो बात है। अब वो पूछ लेगा अगर आपसे प्रोविजन, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो बताओ मुझे। इसका प्रोविजन था सेक्शन 26, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि हाई कोर्ट में ट्राई हो सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकता है, और जो शेड्यूल में दिया है वो तो कर ही सकता है आईपीसी के मैटर, याद है आपको? बताया था मैंने आपको। अगर आप ऐसे भूलोगे तो चीजें पकड़ोगे कैसे? रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। इसलिए मैं कहता हूं, देखो एक इसका ना 407 का एक क्लॉज देखो 8, ये देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सारे कोर्ट्स के बारे में तो वही तो मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, 26 आप एक बार खोल के देख लो, 26 कहता क्या है आप समझो। 26 कह रहा है कि अगर आईपीसी में कोई ऑफेंस है तो उसको कॉन्करेंट जुडिक्शन मतलब होता है कि एट द सेम टाइम कोई भी उसे ट्राई कर सकता है। तो उसमें दिया हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, जो शेड्यूल में दिया है वो कोर्ट कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, हाँ 26 में नॉर्मली देखो क्या होता है कि जैसे 389 एक मुकदमा समझो आप, है ना, अब इसका ट्रायल उन्होंने शेड्यूल में दिया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा मान लो, तो आप इसको कहां लेके जाओगे? शेड्यूल के हिसाब से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। मगर मेरा एक सवाल है, अच्छा आप इस पर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, तो वही मैं कह रहा हूं ना, अब मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, अब ये 407 में हाई कोर्ट को ये लगा कि यार ये तो मैं करूंगा इसको ट्राई, और हाई कोर्ट ने मंगा लिया, तो मंगा तो लिया, मुझे ट्राई करने की पावर कहां से मिलेगी? भाई ट्रांसफर करके मंगा तो लेगा 407 के थ्रू, मगर ये ट्राई करने की ट्रायल की पावर कहां है? 426 में पावर है, मैं बता चाह रहा हूं आपको, समझे? ये था। और इसका एक 407 का क्लॉज 8 देखो आप, क्लॉज 8 कह रहा है, और ये कभी कभी पूछ देता है यहाँ, इसलिए मैं आपको इस पर ध्यान दिला रहा हूं। कह रहा है कि व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर्स दैट अ केस बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ, तो मान लो भाई कि उसने अपने पास बुला लिया, अपने पास बुला लिया किसी को, है ना, इट शैल ऑब्जर्व इन सच ट्रायल द सेम प्रोसीजर विच दैट कोर्ट वुड हैव ऑब्जर्व्ड इफ द केस हैड नॉट बीन सो ट्रांसफर्ड। तो सपोज करो कि एमएम से बुलाया था तो वारंट ट्रायल लेगा, है ना, कोर्ट ऑफ सेशन से बुलाया था तो सेशन ट्रायल करेगा, अगर सम्मन केस का वहां पर चल रहा था तो सम्मन ट्रायल ही हाई कोर्ट फॉलो करेगा। तो मतलब ओवरऑल बात यह है कि माना कि ट्राई हाई कोर्ट करेगा, मगर ट्रायल का जो प्रोसीजर होगा वो उसी कोर्ट जैसा होगा जैसा कि ऐसे मानो कि ट्रांसफर हुआ ही नहीं,
तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल में होना था वो, तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में करेगा, और अगर वैसे होना था तो वारंट में करेगा, है कि नहीं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए कि एमएम के यहाँ से कोई ट्रांसफर हुआ है, तो अब हाई कोर्ट कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, अपना करेगा, है ना, और या फिर एमएम का करेगा। तो सही आंसर है एमएम का प्रोसीजर फॉलो करेगा। एमएम का मतलब जैसे वारंट वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूछ देगा। अब देखो 408 देख लो, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट देख लिया, हाई कोर्ट देख लिया, अब आ गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे है सबसे बड़ा, इसके नीचे ये बहुत सारे होते हैं ना, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत सारे होते हैं, है ना, ऐसे सीजीएम होते हैं, फलाने होते हैं, ढिमकाने होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में सब आते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, वही जिसके अंडर में लोग आ रहे हैं उसी की एप्लीकेशन लग रही है। भाई अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, साकेत एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुझे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से दूसरे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पर ट्रांसफर करवाना है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, डीजे के पास लगाऊंगा। मान लो मुझे अगर साकेत से और द्वारका करवानी है, साकेत से द्वारका करानी है, तो दोनों अपीलेट कोर्ट अलग अलग है, तो मैं दिल्ली के हाई कोर्ट में लगाऊंगा। और अगर मुझे मान लो साकेत से और हरिद्वार करवानी है, ठीक है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई इशू, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और देखो आप, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक 421 का ना, एक सिर्फ एक लाइन याद रखना है इसकी, जो कई बार पूछता है कि फाइन को जो ना, फाइन को आरोपित करने का, लेवी करने का जो वो है, वो कहाँ पर वारंट दिया हुआ है, ये 421 में दिया है। इसके अलावा कभी वैसे तो ये भी नहीं पूछेगा आपसे। अपर जुडिक्शन, अपर जुडिक्शन अलग चीज हो गई। अपर जुडिक्शन क्या होता है, मैं जब आपको बता रहा हूं, अपर जुडिक्शन किस उसमें सेंस में पूछूं, समझा नहीं आपको क्या लिखा है आपने, थोड़ा सा और मुझे एक बार बताओ भावना जी, तब मैं बोला तो, है ना। तो 421 में अगर इतना बस याद रखना कि लेवी ऑफ फाइन है, अगर कभी पूछे से पूछता नहीं है, मैं बाई चांस अगर पूछ देता तो नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद आप देखो एक बार 428 देखो आप, इम्पोर्टेंट है 428, इम्पोर्टेंट है। देखो 428 में क्या है कि सपोज करो, मैं आपको पहले बताता हूँ फिर 427 पढ़ता है। कह रहा मान लो एक केस चलता है, आप अरेस्ट करते हो किसी आदमी को, है ना। अब मान लो कि वो बंदा ना 1 साल जेल में रहा, सपोज करो 1 साल जेल में रहा, फिर उसे बेल मिल गई, ठीक है, 1 साल जेल में रहा, फिर उसे बेल मिल गई। अब एंड में जब ट्रायल वायल खत्म हुआ तो टोटल कोर्ट ने 5 साल, टोटल कोर्ट ने कितनी सारी 5 साल। अब 1 साल तो पहले वो रह के गया हुआ है ना, तो भाई आपका भी कॉमन सेंस, मेरा भी कॉमन सेंस यही कहता है कि 1 साल जो रह गया वो इसमें एडजस्ट कर दो आप। तो मतलब क्या, उसे जो रहना चाहिए वो 4 साल रहना चाहिए, 1 साल तो माइनस करनी पड़ेगी ना आपको। आई बात समझ में, यही चीज 428 कहता है, यही कहता है बस 428 कि भाई जो जितना रह गया है उतना हम एडजस्ट कर देंगे। और ये एडजस्ट वो कह रहा है सेट ऑफ कर देंगे, उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। 428 इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझे। तो वो क्या कह रहा है, अब एक बार पढ़ लेते हैं, क्रक्स आप समझ ही रहे होगे। कह रहा है वेयर एन एक्यूज्ड पर्सन हैज ऑन कन्विक्शन बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट बीइंग इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन को छोड़ के द पीरियड ऑफ डिटेंशन वाला कुछ भी उसे सजा हुई है, कहना चाह रहे हैं। If any undergone by him during the investigation, inquiry, trial of the same case, तो भाई किसी भी पीरियड में वो बंदा जेल में रहा है कुछ दिन, है ना, and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया भाई। अगर 5 साल की सजा दोगे और कोई अगर 1 साल जेल में रह लिया है तो वो घटा देना -1, चलो भैया 4 साल के लिए जाओगे अब,
यही लिखा है 428 में। आपकी जो सजा आपने काट ली वो सेट ऑफ हो जाएगी 428 में सेट ऑफ होगी। प्रोविजन कहाँ है? देखो ये तो आप भी जानते होंगे कि ऐसा होगा, नेचुरल लॉ भी इस तरीके से कहता है कि ऐसा होगा। प्रॉब्लम बेस्ड बनाएगा, आप बता दोगे कि ये होना चाहिए, मगर प्रोविजन कहाँ है इसका? क्वेश्चन वो आपसे प्रोविजन पूछ लेगा 428। इसको जरूर आप ध्यान से देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख लो 432 है ना। इसके बाद देख लो आप 432, ये कह रहा है आपने देखो आपने 432 देख लो। आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, आपने आईपीसी में देखा होगा 54 55 देखा है ना। कम्यूटेशन कर रहे थे ना, वहां पर सरकार क्या कर रही थी, विदाउट कंसेंट बिना कम्यूट कर रही थी, आपके सेंटेंस को चेंज कर दे रही थी, कम कर दे रही थी, है ना। ऐसा हो रहा था ना, ऐसा कर दे रही थी ना। ऐसे मान लीजिए कि जैसे आप अगर आर्टिकल 72 पढ़ते हो, आप पार्डन पढ़ते हो, वहां पर राष्ट्रपति करता है ना। 161 पढ़ते हो, राज्यपाल करता है ना। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे ही यहां पर भी इन्होंने उसी का प्रोविजन 432 में दिया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका 432 में और 433 में भी है आपका, दोनों में जो क्वेश्चन मोस्ट में होता है, पावर किसको करनी है। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर एक बार एग्जाम में पूछा था कौन करेगी, तो ऐसे बोलते थे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, प्रेसिडेंट करेगा। तो क्या होता है, पहला ध्यान तो सबसे प्रेसिडेंट पे जाता है ना, सबसे पहले ज्यादा प्रेसिडेंट पे जाता है। तो क्या हमने थोड़ा कम सोचा है कि, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जवाब में सबसे कम आता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है 432, क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन एनी पर्सन हैज बीन सेंटेंस्ड टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे, है ना, at any time without condition or upon any condition which the person sentenced accept, suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced। तो क्या कर रहे हैं, सजा कम कर दे रहे, खत्म कर दे रहे 432। तो कर कौन रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 432 में यही इंपॉर्टेंट है, और 433 में क्या कर रही है, कम्यूट कर रही है। यहाँ भी कर कौन रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर रही है 433 में। देखो क्या कर रही है कि सेंटेंस क्या कह रहा था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट। ये तो हमने वहां भी पढ़ा, आईपीसी में भी पढ़ा थी बात। अगर किसी को डेथ की सेंटेंस हुई है, अदर में कर दो आप, मतलब कुछ भी कर दो, लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दो, फलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ था और एलआई था, तो 14 साल तक के लिए कर दो आप, है ना। रिग्रेस को सिंपल में कर दो, है ना, और सिंपल को फाइन में कर दो। अगर रिग्रेस था तो सिंपल में कर दो और सिंपल को फाइन में कर दो। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड मे हैव पावर, और वो पावर रेमिट करने की पावर 432 में, याद कर लो, है ना, और कम्यूट करने की पावर जो है, कम्यूट की पावर 433 में। ये जरूर ध्यान से देख लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ क्योंकि पीटी लाइक क्वेश्चन है, वहां से बनाए थे कभी कभी, तो इतना पता होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जी आप बेल पे। बेल आपके लिए इजी है, प्रोविजन में मुझे लगता है आपको याद होता होगा। जैसे 436 आपका बेलेबल की बात करता है, बेलेबल का मतलब ही आपको पता है, बेलेबल में क्या होता है, उसका राइट होता है ना। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब है कि उसका राइट है, उसे बेल पर छोड़ना पड़ेगा। तो 436 में वही चीजें दी हुई है कि अगर मान लीजिए उसे
वो लेके आते हैं, पकड़ पकड़ा के कोर्ट में अपीयर होता है, लेके आते हैं, पता लगता है बेलेबल है, कोर्ट उसे बेल देगा अगर वो तैयार है बॉन्ड वगैरह फर्निश करने के लिए। अब सपोज करो दो कि वो बेलेबल भी है ना, वो बॉन्ड फर्निश नहीं कर रहा, क्या करोगे? नहीं छोड़ सकते ना, फिर कैसे छोड़ोगे, है ना। एक चीज और इसमें कि अगर मान लो वो 7 दिन तक अगर नहीं फॉल बेल भर रहा, बॉन्ड नहीं भरा, तो मान लेंगे बहुत गरीब आदमी है ना, तो इसे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़, श्योरिटी नहीं मिल रहा उसको, है ना। देखते हैं एक बार, कह रहा वेर एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, नेगेटिव तरीके से बता रहा है, बेलेबल की बात कर रहा है, इज अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर कोर्ट के सामने लाया जाता है, और एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम बाय इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर वहां पर है, वहां पर भी अगर तो तैयार देने के लिए ना बेल, तो फिर उसे क्या करेंगे, बेल दे देंगे, छोड़, है ना। अब देखो क्या करा, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट इफ ही और इट थिंक फिट मे एंड शैल इफ सच पर्सन इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एक्सक्यूशन ऑफ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, तो पर्सनल बॉन्ड भर के छोड़ देंगे। और ये मानेंगे कब हम, तो पर्सनल बॉन्ड मतलब वो गरीब है बेचारा, इंडिजेंट है, तो अगर उसने 1 वीक में नहीं उसने भरा, अब 1 वीक तक आदमी बेलेबल में भी नहीं जा रहा है, तो मान लेंगे कि ये बंदा सच में ना वैसा है, तो उसे इंडिजेंट से छोड़, 1 वीक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतनी सी बात है इसमें, 436 बेलेबल में ज्यादा कुछ है नहीं। 436 ए देख लो, यहां से वैसे कम पूछता हूँ, फिर भी देख लो ये कह रहा है कि, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ मैटर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर इंक्वायरी चल रही है, फिर ट्रायल चल रहा है ना, तो अभी तो वो दोष सिद्ध तो हुआ नहीं उसका। अब मान लीजिए उसने ना हाफ टाइम अपना जेल में ही काट दिया, मान लो सजा उसमें जो बनती थी वो 5 साल की बनती, सपोज करो, और बेचारा 2.5 साल से जेल में बंद है, 2.5 साल से बेचारा जेल में बंद है, हाफ टाइम उसने जेल में काट दिया, तो कोर्ट उसे छोड़ देगी, है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल अंडर दिस कोड और एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ, है ना, जिसमें डेथ हो जाए उसे छोड़ के, undergone detention for a period exceeding up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offense under law, he shall be released by the court on his personal bond, है ना, ये कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए छोड़ देंगे, चलो ये तो ठीक है, मगर अगर उसे लग रहा है कि नहीं इसको तो ज्यादा रखना जरूरी है, तो फिर उसे रख भी सकते हैं, मगर अगर उसने फुल टाइम निकाल दिया, 5 साल जैसे 5 साल हो गए बेचारे को जेल में, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा, है ना, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है ना, मान लीजिए चोरी के मुकदमे में बेचारा बंद हुआ और 3 साल से बंद है, अरे बात भैया मैक्सिमम उसको 3 साल की पनिशमेंट, अगर मान लो उसे आप कन्विक्शन भी दे दोगे तब भी 428 में तो सेट अप हो जाएगा उसका, उसमें तो जितनी सजा थी उसने काट ली बेचारे ने, अब उससे ज्यादा रख के क्या करोगे भाई, मान लो कन्विक्शन हो भी जाए वो भी तब, और कन्विक्शन नहीं होता तो समझो तो बेचारा वैसे 3 साल रह गया वो अंदर। तो ये उसका प्रोविजन 436 ए देता है कि हाफ पे छोड़ दो, मैं चाहो तो आगे भी रख सकते हो, पर फुल से ज्यादा तो कभी मत रखो, एक बार पूरा हो गया टाइम तो छोड़ना ही छोड़ना है, जितना इम्प्रिजमेंट था उतना ही दे सकते हैं, ये चीज रखना आप याद। अब आ गया आपका 437 नॉन बेलेबल, है ना, एक था बेलेबल 436, एक था नॉन बेलेबल। अब देखो नॉन बेलेबल मोटा मोटी अगर आपको 2-3 बातें बता दूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं या बनने चाहिए, वो सिंपली ये है, पहली बात नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन होता है ना, डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का, पहली बात है। दूसरा सी के क्लॉज 5 पे दिया है, कोर्ट चाहे जिसने दी है वो कैंसिल कर सकता है ना, कोर्ट चाहे जिसने बिल दिया, ये कहाँ दिया, क्लॉज 5 में, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें 1-2 और मतलब वो दे रखे हैं, मान लीजिए एक मान लेते हैं टीआईपी के लिए, टीआईपी पढ़ा है आपने, टीआईपी पढ़ा है आपने, सेक्शन 9 में पढ़ा है आपने एविडेंस एक्ट के, तो किसी की अगर टीआईपी नहीं हुई है, एक्यूज्ड की अगर टीआईपी नहीं हुई है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड या कहते हैं सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा बेल को रिजेक्ट करने का, है ना। तो पुलिस वाले कल आके बोले, अपोज करे बेल को, बोले अरे सर अभी तो इस एक्यूज्ड की टीआईपी भी नहीं हुई है तो उसको बेल मत दीजिए,
तो ये ग्राउंड नहीं होगा जिस पर उसे बेल, अगर वैसे नॉर्मली उसको राइट पे उसे मिल रहा है तो फिर उसे बेल पर छोड़ देंगे, है ना। 437 तो मोटा मोटी यही है जो पीटीए क्वेश्चन बनता है, जैसे क्लॉज 5 से बनता है, क्लॉज 5 से बनता है। कैंसिल कौन करेगा, तो जिसको कोर्ट ने दिया वो कैंसिल कर दे। और यही वाला 437 वाली बेल को ना, 437 वाली बेल को 439 में जो अपर कोर्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो अपने 439 के दो में भी कैंसिल कर सकती है। और खुद अगर जिस कोर्ट ने दिए वगैरह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह, ये क्लॉज 5 में करते हैं। एक बार मोटा मोटा देखते हैं क्या कह रहा है ये। कह रहा है व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट, ऑब्वियसली बात है हुआ, और कोर्ट में लेकर आया, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो मैं बता रहा है कि डिस्क्रिशन है ना। बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, हमने सुना होगा ये, ऐसा मानते हैं कि भाई जेल एक्सेप्शन है, बेल रूल है। बट इन्होंने एक थोड़ा सा ना एक वो लगा दिया इस पर। क्या कह रहा है देखो, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड if there appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life। तो मान लो अगर बेचारे पर 302 का मुकदमा लगा है, जज साहब को लगता है कि इसने किया है तो बेल नहीं देंगे, है ना। यही तो बात है। एक तो है कि डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाली सजा वाले जो मुकदमे हैं, अगर ऐसा है और उन्हें लगता है तो बेल नहीं देंगे, ठीक है जी। दूसरा देखो, सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहला जो इसने अभी किया है वो कॉग्निजेबल है, एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट 7 ईयर मोर, और ऐसे पहले किसी मुकदमे में 7 साल से ज्यादा की सजा हुई थी, है ना। अभी वाला ही कॉग्निजेबल है, पहले 7 साल से ज्यादा में एक बार कन्विक्ट हो चुका है तो फिर उसको बेल नहीं देंगे। और एक और इन्होंने दिया कि अभी वाला कॉग्निजेबल है और पहले 3 साल के 2 बार कन्विक्टेड हो चुका है, 3 साल या उससे ज्यादा में 2 बार कन्विक्ट हो चुका है, तो फिर क्या करेंगे, तो भी बेल नहीं देंगे, है ना। इसमें 2 चीजें मैंने बता दी। एक तो मान लीजिए किसी ऑफेंस में डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा हो सकती है, और उसमें जज साहब को लगता है कि इसने किया तो फिर नहीं देंगे। दूसरा कह रहा है कि ये वाला मैटर कॉग्निजेबल जो अभी का केस है, और पहले इसने 7 साल से ज्यादा वाले में कन्विक्शन लेकर आया है तो फिर नहीं देंगे, या फिर अभी का बोले 3 से ज्यादा वाले में लेकर आया है, 2 बार कन्विक्ट हुआ है तो नहीं देंगे। मगर उसके बाद भी किन्हीं केसेस में दे सकते हैं, ऐसे केस में भी दे सकते हैं। तो फिर लोग 302 में मर्डर में बेल कैसे लेकर आते हैं, तो सवाल है ना, कैसे बेल मिलती होगी उनको। कह रहा प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज 1 और 2 बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर एज ऑफ द 16 ईयर, है ना, और इज अ वुमेन और सिक और इन्फॉर्म। तो अगर 16 ईयर है या वुमेन है या फिर इन्फॉर्म है या फिर सिक है, तो बीमार रहता है, दिक्कत हो गई फलाना ढिमकाना, ऐसे मैटर में भी दे देंगे, चाहे डेथ वेथ वाला मैटर हो, ऐसा कोई मतलब मर्डर भी किया हो और जो एक्यूज है वो 16 साल से कम है, या वो कोई औरत है या इन्फॉर्म है या सिक है बीमार, तो इन सब में उसे बेल दे सकते, ठीक है। एक तो ये चीज पकड़ लो, है ना। और कह रहा है क्लॉज 2 में भी दे सकते हैं अगर कोई और रीजन हो उसका। क्लॉज 2 मतलब वही 7 साल से ऊपर वाला और 3 साल वाले 2 वाले जो मैंने अभी बताए, है ना, इसमें भी दे सकते हैं अगर कोई प्रॉपर कोई रीजन जज के पास हो। अब ये रीजन कुछ भी हो सकता है, मन है उसका, है कि नहीं, ये वाली बात आ गई। और देखो इसका तीसरा प्रोवाइजो क्या कह रहा है, वही जो मैं आपको बताता टीआईपी, कि टीआईपी नहीं हुई है ये कोई रीजन नहीं होगा बेल रिजेक्ट करने का, है ना। तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द mere fact that the accused person may be required for being identified by witness during the investigation shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। तो ये जरूरी है रखना कि टीआईपी नहीं हुई है ये पुलिस वाले ग्राउंड नहीं ले सकते, ठीक है। एक तो ये बात आ गई। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एक क्लॉज 3 जैसे कह रहा है कि 7 साल तक या उससे ज्यादा वाले मुकदमे हैं, और जो कि चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 6 आपका ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की बात करता है, 16 बॉडी की बात करता है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, और 17 ऑफेंस अगेंस्ट आईपीसी प्रॉपर्टी की बात करता है। कह रहे इनमें कुछ होता है, इनका कोई ऑफेंस है तो कंडीशन क्या क्या लगाओगे बेल देते टाइम आप,
कंडीशन क्या क्या लगाओगे? कंडीशन बहुत सिंपल है, कंडीशन वही है भैया, टेम्पर मत करना, धमकाना मत, ये मत करना, वो मत करना, जो हम 41 में पढ़ रहे थे ना रेस्ट वाले टाइम पर थोड़ा बहुत, वही सब यहाँ मिलेंगे आपको कंडीशन, है ना। कह रहा है कि वो अटेंड करेगा, बॉन्ड के अकॉर्डिंग कोर्ट आएगा, भाई हाँ जी बिल्कुल आएंगे। कोई सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाएगा नहीं, प्रॉमिस नहीं करेगा, ये सब नहीं करेंगे जी। टेम्पर नहीं करोगे, नहीं करेंगे जी एविडेंस में, भाई कॉमन सेंस की बात है, नहीं करेंगे। यही बेसिक होती है, शहर छोड़ के मत जाना, पासपोर्ट जमा करा दो, यही सब होता है। और क्या होता है ना। और इसका ये क्लॉज 5 आप देख लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहा था। कह रहे एनी कोर्ट which has released a person on bail under subsection 1 or subsection 2 may, if it consider it necessary so to do, direct that such person be arrested and commit him to custody। तो वही है कैंसिलेशन ऑफ बेल, अगर इसको कैंसिल करता है उसका बेल को, कोई आपने उसकी कंडीशन वायलेट करी या कोई वैसा काम करा, क्या करेगा 5 में कैंसिल कर देगा, बोले चलो वापस जेल के अंदर, है ना। तो मजिस्ट्रेट इसको कैंसिल, है ना। और वो कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट तो 439 में करता है, देख वहां भी चलेंगे अभी। एक चीज और देखो आप क्या कह रहा है 6 में भी, देखो आप कह रहा है इफ इन एनी केस ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नॉर्मल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस, सच पर्सन शैल बी इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेड पीरियड, बी रिलीज्ड ऑन बेल टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ मिस्टर अनलेस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पीटी के पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, देख रहा था मैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो 437 में भी आपने जो 1-2 चीजें देखी, डिस्क्रिप्शन है ना। एक क्या होता है बेल, देखो एक चीज और बताता हूँ, बेल जो है ना रेमिडियल ऑर्डर है, रेमिडी है ना। तो बाई चांस पूछ दे कि बेल किस तरीके का ऑर्डर होता है, तो बेल इज अ रेमिडियल ऑर्डर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लिख लेना होगा। 437 हो गया, 437A देख लो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो भाई मैंने यहां पर कर दिया, फिर क्या करता है ये एक बेल बॉन्ड भरवाता है जो 6 महीने तक चलता है बस। वो 6 महीने तक इसलिए कि ये अपील कर सके बस। क्या कह रहा है देखो, बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, है ना। अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ या फिर अपील फर्स्ट अपील गई थी वो खत्म नहीं हो पाई सपोज करो, द कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और द अपीलेट कोर्ट as the case may be shall require the accused to execute bail bond with surety, bail bond भरवाएगा surety के साथ भरवाएगा, to appear before the higher court as and when such court issue notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bail bond shall be enforced for 6 months। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट बेल बॉन्ड भरवा रहा है अपीलेट कोर्ट में जाने के लिए, तो वो कितने दिन तक इन्फोर्स में रहेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, 6 मंथ बहुत होते हैं भाई, 1 महीना, किसी में 30 दिन का टाइम है, किसी में 60 दिन का टाइम, मैक्सिमम 90 दिन का टाइम होता है। तो 6 महीने बहुत है, 180 दिन का टाइम दे रहा है वो, है ना, बॉन्ड भरवा लेगा 437 से, ठीक है। अब आ गया आपका जी 438 एंटीसिपेटरी बोले ना, एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल तो आप सब लोगों को पता ही होगा। 438 मुझे मैं ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं क्या होता है 438। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है भाई, आपको लगता है, आपको एंटीसिपेशन है, आपको लग रहा है मेरे खिलाफ मैं अरेस्ट हो सकता हूं, आप सीधे कोर्ट चले जाते हो। और कोर्ट कौन से सॉरी, कोर्ट आप कौन से जाते हो, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो 438 कोई लोअर कोर्ट में नहीं लगती है, 438 सेशन कोर्ट में लगती है या हाई कोर्ट में लगती है एंटीसिपेटरी बेल, है ना। अब क्या करते हो, आप जाते हो कि सर मेरे खिलाफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, आप एक काम करो, मेरे को ऐसा मुझे प्रोटेक्शन दे दो कि मुझे लोग अरेस्ट ना करें। और जैसे हम लोग बोलते हैं अरेस्ट ना करें, एक्चुअली में प्रोटेक्शन ये होता है कि अगर वो अरेस्ट करे, इन केस अगर अरेस्ट करते हैं मुझे वो, तो मुझे तुरंत बेल दे दें, मतलब नॉन बेलेबल मैटर को भी बेलेबल की तरह ट्रीट करें, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पे मुकदमा मर्डर था, मैं जाके एंटीसिपेटर ले आया हाई कोर्ट से जाके, अब पुलिस जब मुझे अरेस्ट करेगी तुरंत हैंड टू हैंड मुझे खड़े खड़े बेल दे देगी,
ये एंटिसिपेटरी बेल है, ठीक है। देख लेते क्या कह रहा है। और देखो एक चीज और समझ लो, 438 जो है ना, ये इंजेक्टिव ऑर्डर है, इंजंक्शन है ना, ये इंजेक्टिव ऑर्डर है। 436 437 जो थे रेगुलर बेल जो थी वो रेमिडियल ऑर्डर था, रेमिडी थी। ये इंजंक्शन की तरह काम करता है, ये रोक देता ना कि ये काम मत करो, तो ये इंजंक्टिव ऑर्डर है। नॉर्मली पूछता नहीं, और बाई चांस पूछे तो आपको पता होना चाहिए। वेयर एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, जो बता रहा था कि उसे अंदाजा है, रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड नॉन अवेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन और अ डायरेक्शन करवाएगा वहां से, दैट अंडर दिस सेक्शन दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, कि अगर आप अरेस्ट करते हो, ये डायरेक्शन देगा कोर्ट, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो अरेस्ट करना तो इसे बेल पर छोड़ देना। एंड दैट कोर्ट में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, ये सब लगा सकता है, नेचर क्या है उसकी, ग्रेविटी क्या, एक्विजिशन की, एंटीसीडेंट अगर कोई प्रीवियसली कुछ उसने करे हैं कुछ, है ना, पॉसिबिलिटी के भागेगा तो नहीं बंदा, है ना, यही सब देखना जाएगा ना। इधर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थ, या तो कोर्ट क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, नहीं देते आपको, है ना, रिजेक्ट कर देगा, या फिर क्या करेगा, इंटरिम ऑर्डर कर सकता है, इंटरिम ऑर्डर कर देगा, चलो 4 दिन का देता हूं मैं, या 8 दिन का देता हूं मैं, फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी। 4 दिन तक कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा, 4 दिन बाद दोबारा आइए, आर्ग्यूमेंट करिए, फिर देखता हूँ क्या करता है ना, ये भी कर सकता है, समझ रहे हो। और फिर क्या करेगा, अगर देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द हाई कोर्ट ऑफ द केस में बी द कोर्ट ऑफ सेशन हैज नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर, अगर उसने कोई नहीं किया और हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, रिजेक्ट कर दी, इट शैल बी ओपन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ असिस्टेंट टू अरेस्ट। तो मान लीजिए आपका एक्यूज पहुंच गया कोर्ट, वकील साहब ज्यादा होशियार, तो उन्होंने बोला एक काम कर, बेल लगा रहा हूं, एंटीसिपेटरी कोर्ट में आ जाओ, वो पहुंच गया, और वहां पर गए तो जो कोर्ट ऑफ सेशन था सपोज करो, उसने क्या करा, इंटरिम नहीं दिया, रिजेक्ट भी नहीं करे मगर इंटरिम नहीं दिया। अब वहां पर पीओ खड़ा था, उसने अरे आ गया, लाओ से अरेस्ट कर लिया, कर सकता है। 438 खुद बता रहा है ना, 438 खुद बता रहा है। इसलिए जब भी एंटीसिपेटरी लगवाते हैं ना, वकील साहब बोलते हैं क्लाइंट से, बेटा तुम बताइए, तू ढूंढ रहा, मैं बता दूंगा क्या करना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है इसमें। एक चीज और जो इसमें 2018 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 2018 के अमेंडमेंट से ना, जो ये रेप वाले मैटर थे 376(3) का, जो 18 में अमेंडमेंट जितने जोड़े गए, तो उन पे ही एंटीसिपेटरी बिल नहीं लगेगी, ठीक है। ये क्लॉज 4 इन्होंने जोड़ा है इसमें। तो अगर पूछते कि 376 A B D A D B जो गैंग रेप वगैरह वाले जो हुए हैं, प्रोविजनल रेप वाले हैं, अगर मान लीजिए ये हैं, तो क्या इसमें एंटीसिपेटरी मिल जाएगी, तो नहीं, इस पर एंटीसिपेटरी एप्लीकेबल नहीं है। 2018 का अमेंडमेंट क्लॉज 4 है, आपने बेरेक में जरूर इसको लिख लेना अगर आपका पुराना हो, ठीक है ना। 439 देखो, अब ये आ गई आपकी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की रेगुलर बिल। हमने रेगुलर बिल कहाँ पढ़ ली, 336 में अवेलेबल पढ़ लिया, 337 में हमने नॉन अवेलेबल पढ़ लिया, और 339 में हम रेगुलर बिल लिखा जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 439 है सिंपल एज दैट, क्या कह रहा है, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड इफ द ऑफेंस इज ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3 ऑफ 437, तो मुझे स्टेट के खिलाफ वाले, बॉडी के खिलाफ वाले, है ना, ये वाले अगर कोई ऑफेंस है तो कंडीशन वगैरह लगा देंगे, कोई इसमें कोई इशू ही नहीं है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। तो इसमें एक और इन्होंने दे दिया कि मान लीजिए 437 में आपने कोई बेल कराई थी और वहां पर उसने कोई कंडीशन लगा दी थी, तो आप उस कंडीशन को मॉडिफाई करवा सकते हो या फिर सेट असाइड करवा सकते हो 439 के 1B में। ये चीज बता रहा है कि भाई अपर कोर्ट का ऑफिसर, अपर कोर्ट को इतनी पावर तो एक्स्ट्रा देगा कि नीचे वाले को चेंज कर सके, क्रिमिनल में चलता ही चलता है ना, समझे। और नीचे देखो क्लॉज 2 जो 439 का कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्लॉज 2 क्या कह रहा है, a high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and committed into custody। under this chapter बोल रहा है, under this chapter मतलब कि 437 वाला भी आ गया ना भाई, इस चैप्टर में रिलीज तो 437 वाला भी हुआ, जो मजिस्ट्रेट ने छोड़ा उसको भी अरेस्ट करवा सकते हैं। जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है 439 के 2 में,
ये अपने कोर्ट का तो है ही, लोअर कोर्ट का है ना। और तो इसमें कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसके बाद ये 2-4 सेक्शन है इसके जो एक मिनट एक सेकंड रुकने जरा आप, है ना। आज संडे है ना। ठीक, चलो कहाँ थे हम। 439 खत्म हो गए, उसके 4 सेक्शन और जो ये वाले हैं ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत देख लेते हैं। देखो जैसे कह रहा है 440, देखो 440 क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड इन दिस चैप्टर शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। ये इंपॉर्टेंट। देखो कोई बॉन्ड का ना अमाउंट ना फिक्स नहीं करा रहे है ना, कहीं भी फिक्स तो लॉ में तो लिखा है इससे ज्यादा का बॉन्ड नहीं हो सकता, ये वाला मेट्रो का तो इतने का बॉन्ड भरवाओगे आप। मगर ये एक बात जरूर कह रहे 440 में कि बॉन्ड का जो अमाउंट है ना वो एक्सेसिव नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो 440 में इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए, तो कितना भी हो सकता है मगर बहुत ज्यादा ना हो, है ना, इतना ही है। एक बात इसमें देखोगे आप, देखो 442 और 444 को एक साथ जरूर देखो, 442 और 444। देखो क्या कह रहा है, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, है ना, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। और ये कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। 42-44 एक साथ देखेंगे। कह रहा है एज सुन एज द बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूट हो जाएंगे द पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड शैल बी रिलीज्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दोगे 442 में उसे छोड़ देंगे, कस्टडी से छोड़ देंगे, डिस्चार्ज ऑफ कस्टडी बता दिया। और 444 क्या कह रहा है कि श्योरिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। श्योरिटी भैया आपने मान लो कि बंदा ला दे या फिर पैसा जमा कर दे, एक बार देखते ना, all or any surety for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to a magistrate to discharge the bond either wholly or so far so late। तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कई बार, जो श्योरिटी होता है जमानती से बोलते, जमानती कई बार बोलता भैया एक काम करो मुझे अपनी जमानत कटवानी है, आम भाषा में कोर्ट में बोला जाता है जमानत कटवानी है मुझे। तो वो क्या करता है, जिसकी ले रखी थी जमानत उसे लेके जाता कोर्ट में और वहां एक एप्लीकेशन लगाता कि सर मेरे को जमानत मेरी कटवा दो, मेरी छुड़वा दो। तो वो कोर्ट उसे पकड़ लेगा, कहेगा एक काम करो भाई दूसरे जमानती लेकर आओ तभी छोड़ेंगे तो, है ना। या फिर कुछ पैसे वैसे भी कभी कभी ले लेते हैं, नॉर्मली मतलब बड़ा केस होता तो ले लेते हैं, वैसे छोटे मोटे में छोड़ देते हैं। तो 444 में क्या डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी है, जैसे जमानत ले रखी है उसको छोड़ रहे हैं, और जैसे जमानत ले ली, जमानत मिल गई तो 442 में कस्टडी से छोड़ कर डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी है। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई। इसके बाद देखो आप क्या है, इसके बाद देखो आप 445, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, इसलिए ये कह रहा है
कि कैश भी ले लेंगे, मतलब कह रहा मान लीजिए कभी किसी पे कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट कैश भी ले लेंगे। देखो ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। कह रहा है वेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी, तो उसे जमानत देनी है। सच कोर्ट और ऑफिसर में except in the case of a bond for good behavior permit him to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond। तो कई बार क्या होता है बॉन्ड नहीं भर पा रहा है कोई, मतलब मैं यहाँ से गया बॉम्बे, मैं फंस गया किसी मामले में, तो उससे कह रहा है श्योरिटी लेकर आओ। मैं भैया बॉम्बे में कहाँ से श्योरिटी लेकर आऊंगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया 1 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, 1 लाख रुपए जमा कर देता हूँ। तो आप ये 1 लाख रुपए जमा कर सकते हो 445 से। मगर गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरना है, अब गुड बिहेवियर का बॉन्ड तो आपको भरना ही पड़ेगा ना, गुड बिहेवियर का भरना तो अलग बात है। इसे छोड़ के बाकी के सब में आप कैश जमा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 446 और 446A, ये कह रहा है, देखो इसमें इतना बहुत जरूरी याद रखना है और तो कुछ नहीं याद रखना आपको कि फोरफिट का सेक्शन 446 है और कैंसिलेशन का, बॉन्ड कैंसिलेशन का ना वो जो है 446A है। फोरफिट का सेक्शन क्या है 446 है और कैंसिलेशन का बॉन्ड का क्या है 446A है। बस इसमें कभी अंदर से कभी आपसे कुछ नहीं पूछता है, ऊपर से सिर्फ इतना बस ये 2 सेक्शन, बस इसमें कंफ्यूजन ये मत हो जाना कि क्योंकि दोनों 446 में ही है इसलिए कहीं कंफ्यूज हो गया। कई बार क्या होता है कैंसिलेशन पूछ देता है और कोई 446 लगा जाता है और यहाँ पर फोरफिचर पूछ दिया और आप तो 446A मार के आ गए। इतना बस कंफ्यूजन मत रखना, इसे थोड़ा याद कर लेना कि 46 में फोरफिट कर रहा है और 46A में कैंसिलेशन कर रहा है। ये जरूर आप पीटी के पर्पज से आपके लिए इतना ही बस देखना है। और देखो जैसे मैंने आपको बताया बेल में बहुत कुछ ज्यादा पूछता नहीं, पीटी में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पूछता, थोड़ा पूछना होता है तो मान लो एंटीसिपेटरी से पूछ देता है या 439 के क्लॉज 2 से पूछ देगा आपसे, है ना। या मान लो अभी एक आपने 438 में मान लीजिए क्लॉज 4 ऐड किया 2018 के अमेंडमेंट से, हो सकता है पूछ दे आपसे कि इसमें एंटीसिपेटरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आपने बता दिया नहीं मिलेगी। तो ये एक बेसिक थोड़ा देख लेना, ज्यादा बेल इंपॉर्टेंट पीटी पर्पज से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आप 451, ये है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। 451 से लेके आपका 459 तक है ये, और ये चैप्टर पीटी पर्पज से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, मान लीजिए प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा हो गई है, कोई भी प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा हुई है ना, तो उसका क्या किया जाएगा, किसे दी जाएगी, कब दी जाएगी, वो सब चीजें बताता है 451 से 459 के बीच, ठीक है। तो देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है 451 कह रहा है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। केस चल रहा है, अब क्या करना है देखो। कह रहा है व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एन इंक्वायरी ट्रायल द कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। तो वो कहते नहीं माल खाने में भेज दिया भाई, कोई ऐसे मान लीजिए सपोज करो कोई वाली गन मिली है या कोई कार जब्त हुई है, बहुत सारी चीजें जब्त होती है, सब प्रॉपर्टी है, इसे क्या करते हैं माल खाने में भेजते हैं ना, माल खाने में भेज देते हैं। तो वो माल खाने में भेजते हैं 451 में भेजा जाता है कि जब तक केस चल रहा है इसे काम करो प्रॉपर कस्टडी में रखो, है ना। वो 451 है आपका, ठीक है। ये कस्टडी है ड्यूरिंग द, कस्टडी क्या है ड्यूरिंग द पेंडिंग ऑफ ट्रायल। और इसी का देखो 452 क्या कह रहा है, 452 कह रहा है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अब ट्रायल खत्म हो गया, 452 उसके एक कदम आगे बढ़ गया, 51 में ट्रायल चल रहा था, यहां पर क्या हुआ कंक्लूड हो गया ट्रायल, है ना, खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया ट्रायल। तो फिर क्या करेंगे जी, कह रहा है कि व्हेन एन इंक्वायरी और ट्रायल if any criminal court is concluded the court may make such order as it think fit for the disposal by destruction, confiscation, delivery to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise। तो जैसे मर्जी चाहे वो उसको जो उसके जो ठीक लगे वो ऑर्डर कर सकता है ना। इसका क्लॉज 4 देखो आप 452 का, एक बार 452 का क्लॉज 4 देखो
कह रहा है एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइव स्टॉक और सब्जेक्ट टू स्पीड एंड नेचुरल डिके और व्हेन वेयर अ बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2 एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall not be carried out for 2 months or when an appeal is presented and such appeal has been disposed of। तो ये कहना चाह रहा है कि 452 में डिस्पोजल का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, ट्रायल खत्म हो गया, उसने ऑर्डर दिया, तब भी उसे 2 महीने तक एग्जीक्यूट मत करना भैया। अगर प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक ना हो, लाइव स्टॉक मतलब खाने पीने की चीजें जल्दी एकदम खराब हो जाती हैं, अगर वो सब ना हो तो 2 महीने तक उसे मत बेचना, 2 महीने वेट कर लेना और अपील कर दी तो अपील तक वेट कर लेना। तो कॉमन सेंस की बात है। मतलब आपने बहुत जल्दी में बेच दिया, दूसरा बंदा अपील में चला गया, वो प्रॉपर्टी वो तुमने बेच दी, वो तो हमारे पास नहीं है भैया, है ना, वो चीज नहीं करनी है। एक ये जो है ना 452 समझ में आ गया। 51 में ड्यूरिंग द ट्रायल चल रहा था कस्टडी, 452 में ट्रायल खत्म होगा, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करो, ठीक है। अब देखो 453 इनोसेंट परचेजर, ये शब्द पकड़ लो, ये शब्द याद कर लो, इनोसेंट परचेजर है ना, यही 453 का आपका ना कीवर्ड है। जब आपसे पूछता है ना तो ये इनोसेंट परचेजर डाल के पूछता है, ध्यान में 453 की बात कर रहा है। कभी भी यहाँ से सेक्शन उठा के पूछते थे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स और अमाउंट टू थेफ्ट और रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी एंड इज प्रूव्ड दैट एनी अदर पर्सन बॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मैंने खरीदी है ना, मुझे नॉलेज नहीं थी कि यह माल चोरी का है, and that any money or on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the court may on the application of such purchaser and on the restitution of a stolen property to the person entitled to possession thereof, order that out of such sum a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him। तो मान लीजिए अब चीज भी तो वापस करनी पड़ रही है, उसने मान लीजिए 500 रुपये में चीज खरीदी थी, कोर्ट ऑर्डर करेगा 500 रुपये दे दो भाई, ये तो इनोसेंट परचेजर है ना, इसे तो पता नहीं था चोरी का माल है ना। तो ये 453, तो ये पूछ रहा है इनोसेंट परचेजर का प्रोविजन कहां पर है। 453 ये छोटे छोटे से जो ये ऐसे एकदम बिना फालतू के जो सेक्शन है ना, ये आपके मार्क्स या तो बढ़वा देंगे या घटवा देंगे, ठीक है। अब देखो 455 456 देखो, आप 455 देखो, 456 देखो। 455 क्या कह रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या बोलते हैं उसको, पोजेशन को रिस्टोर कर रहा है। 455 क्या कह रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, लिबेलियस कोई मैटर है तो उन्हें क्या करा, जला दे रहा है। ऐसे मान लो कोई बुक वगैरह ऐसी छपी है, उसमें कुछ ऐसा छपा हुआ है, कहेगा जलाओ इन्हें, खत्म करो। देखो कह रहा ऑन अ कन्विक्शन का सेक्शन 292 293, याद है कहां पढ़ा हमने 292 293 कहां पढ़ा था हमने, 292 293 में कहां पढ़ा था हमने, आईपीसी में पढ़ा था। तो उसमें मान लीजिए कोई ऑब्सीन कोई चीज है, या 501 तो किसकी बात कर रहा है, डिफॉर्मेशन हुआ है कुछ ऑफ द आईपीसी, द कोर्ट में ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द कॉपीज ऑफ द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन हो जाए। तो अगर उसमें 292 293 में कन्विक्शन होता है तो फिर 455 में क्या करेंगे हम, 455 में क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रक्ट करा देंगे। कहां पर है, 455 में। ये सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, वो जमा हुई होगी कोर्ट में, वो जमा हुई होगी, तो उसे क्या करा देंगे, डिस्ट्रक्ट करा देंगे। ठीक है, ठीक, ये 455 है। 456 देखो, कह रहा व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस attended by criminal force or show of force or by criminal intimidation and appears to the court that by such force or show of force of intimidation any person has been dispossessed of any immovable property। सही बात है भाई, अगर उसे डरा धमका के ताकत वाकत दिखा दी, ये सब करके आपने उसे क्या किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया है, तो पोजेशन उसको रिस्टोर कराने का हम दे देंगे, है ना। तो भाई इसको निकालो और जिस आदमी को बेचारे को डिस्पोजेस किया उसे पोजेशन में डालो, है ना। प्रोवाइड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट मोर देन 1 month आफ्टर डेट ऑफ कन्विक्शन। तो अगर जब उसे कन्विक्शन करो तो उसके 1 महीने के अंदर ये कर लेना। इतना 456 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर थोड़ा सा अगर इसका मार्जिन हेडिंग याद में बनी रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वो 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोसेंट परचेजर। 51 इंपॉर्टेंट थी, पावर भी इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो 51 में ड्यूरिंग था,
52 में खत्म हो गया मैटर, तो डिस्पोज करा रहे थे हम लोग। 53 में इनोसेंट परचेज था, 55 इंपॉर्टेंट है, कोई लिबलियस कोई मैटर तो उसे डिस्ट्रक्ट वगैरह करा देंगे। और 56 में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम रिस्टोर कर देंगे परेशान, है ना। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 457 देखो, ये आपसे पूछ लेता है, आपने सुना होगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता नहीं पाओगे, मैं ही बता दूंगा तो कभी लगता है मैं ही बता दूं ज्यादा बढ़िया। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि आपने कहीं पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, तो वहां पर दो शब्द पढ़े थे, एनी पुलिस ऑफिसर और एनी प्रॉपर्टी, याद आ रहा हो तो सीज कर सकता है। मैं प्रोविजन पूछना चाहता हूँ, किसी को याद है? मैं प्रोविजन पूछना चाहता हूँ, किसी को याद है? 47? ना 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 ना, बहुत फास्ट लिखा होगा आपने ये अच्छी बात है कि आपने बहुत फास्ट लिखा, गलत लिखा है मगर बहुत फास्ट लिखा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन दोबारा सुन लो, कह रहा हूँ एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है, स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह उससे रिलेटेड वो ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है, कोई पुलिस वाला किसी भी मूवेबल कुछ भी किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ये दो लाइन कहां लिखी? बताओ 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 बताओ। नहीं याद आ रहा क्या? 102 पढ़ा था आपने, 102 वहां सीज कर रहा था। इस 457 में ना उसी का प्रोसीजर दिया है, वहां सीज कर रहा था, उसका यहाँ पर प्रोसीजर दिया। देखो क्या कह रहा है, whenever the seizure of property by any police officer reported to a magistrate under the provision of this code and such property is not produced before a criminal court during an inquiry trial, the magistrate may make such order as he think fit respecting the disposal of such property। फलाना ढिमकाना जो हमारे किसी काम का नहीं है, मगर इतना याद रखना कि जो सीजर का प्रोसीजर की बात कर रहा है, और देखो प्रोसीजर तो 102 में भी दिया, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मगर सीजर अगर याद रहेगा 102 आपको ना, 102 अगर याद रहेगा तो 457 हमेशा याद रखना, एक जैसी बात कर रहे हैं। तो 457 जब पढ़ते 102 याद आ जाए, 102 पढ़े तो 457 याद आए। क्वेश्चन बनाएगा तो 457 से मार्जिन हेडिंग से बनाएगा, तो उसका सीजर जरूर पूछेगा, है कि नहीं? सीजर तो जरूर पूछेगा आपसे, और सीजर ही आप कहां पढ़कर आए हो, 102 में पढ़कर आए हो, तो आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बार बार ना जोड़ता, मैं इसलिए बार बार जोड़ने की बात करता हूँ। अब आपने शायद ये सब ट्रिक टैक्ट नहीं लगाए होंगे, मगर ये बड़े काम आते, ठीक है ना। और ये देखो 458 देखो, 458 कह रहा है कि अगर 6 महीने के अंदर कोई नहीं आया तो क्या करेंगे, अगर 6 मंथ में कोई नहीं आया क्लेम करना उस प्रॉपर्टी को जो हमारे यहाँ है, तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर। तो ये क्वेश्चन पूछता, ध्यान रखना ये वाला, क्या कोई अगर क्लेम नहीं कर रहा तो उसको डिस्पोजल किसके डिस्पोजल पे होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट को उस पर चली जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्पोज ऑफ करेगी, है ना। कह रहा है इफ नो पर्सन विद इन सच पीरियड एस्टैब्लिश हिज क्लेम टू सच प्रॉपर्टी and if the person in whose possession such property was found is unable to show that he was legally acquired by him, the magistrate may by order direct that such property shall be at the disposal of the state government। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको साथ फिर कुछ भी करे। 458 में यही पूछता है आपसे, 458 में यही पूछेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसके डिस्पोजल पे, अगर कोई उसको क्लेम नहीं करता तो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2-3-4 बार। 459 देखो, ये भी पूछता है कभी, मार्जिनल हेडिंग से पूछता है कि पेरिसेबल गुड्स या पेरिसेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का प्रोविजन कहां पर है ना, कहां पर है? तो ये 459 में पेरिसेबल कौन सी होती है, चीजें खराब हो जाती है ना, जो चीजें खराब हो जाती हैं, सब्जियां, कुछ भी चीज, मतलब ऐसे मान लो खाने पीने आइटम से कुछ होता हो, तो ऐसी चीजें। और इसमें एक चीज और 500 रुपए से कम हो, एक जगह तो ये तक पूछ दिया था, बताओ
कि जो पेरिसेबल आइटम 459 की बात कर रहा है उसकी लिमिट कितनी है, 500 रुपए से। 500 रुपए आजकल होते क्या, मुझे अब तक ये समझ नहीं आती है। तो उसे तुरंत बेच बाच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ठीक है, मगर 500 रुपए होते कितने हैं, इतना आप याद रखना। पेरिसेबल कहाँ है जी, 459। 458 में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थी। 451 में क्या था, ड्यूरिंग द ट्रायल आपको उसे कस्टडी कर रहे थे। 452 में कस्टडी सॉरी ट्रायल के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे थे। 453 इनोसेंट परचेजर। 455 डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविलियस मैटर कंटेंट। 456 इलीगल प्रॉपर्टी का रिस्टोर कराते हैं। 457 सीजर के प्रोसीजर की बात कर रहा है। 458 क्या मान लो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन। 459 पेरिशेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। इतना भी अगर आपने ऐसे याद रखा है कि वर्ड से, तब भी 451 से 459 का क्वेश्चन आएगा, मार्क 2-3 बार ऐसे मन मन में से रिवाइज कर लेना है। अब आता है इरेगुलरिटी। 460, 461। पहले तो ये समझ लो कि 460 मतलब जो देखो इरेगुलरिटी क्या होती है, कुछ कमियां खामियां प्रोसीजर में कुछ, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको डायरेक्ट बताना इरेगुलरिटी को क्या बोलते हैं। अनियमितता, हाँ अनियमितता वही मतलब वही है। अनियमितता मतलब वही कुछ कमियां हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मान लो एक प्रोसीजर है आपका, ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत कुछ हो रहा है, उसमें अगर कोई कमी है खामी है तो क्या उससे आपकी जो प्रोसीडिंग है वो विशिएट हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है क्या, तो किन से हो जाती है खराब, वो किन से नहीं होती है। 160 बताता है किन से विशिएट नहीं होती है ना, नो, और किन से विशिएट हो जाती है ना। 461 बताता है। पहले तो प्रोविजन याद कर लो आप, पहले तो ये प्रोविजन याद कर लो कि 460 बताता है कि विशिएट नहीं होती है, और 461 होता है विशिएट हो जाते, पूछ देता है कई बार। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर काफी कुछ दिया हुआ है ओवरऑल, अगर आप पढ़ोगे, और कभी कभी देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके अंदर से पूछता नहीं है, इसके अंदर से पूछ देता है कि कौन सी चीज से विशिएट नहीं होगी, है ना। तो 3 जगह जिससे होगी, 1 जगह जिससे नहीं होगी। अब याद तो आप कर नहीं सकते, बहुत कुछ है, मगर एक बार हल्का हल्का देख लो, नजर में बसाने की कोशिश करो, फोटोग्राफिक मेमोरी अपनी यूज करो, थोड़ा सा आंखों में बसाओ, इसे याद आ जाएगा वहां पर, है कि नहीं। तो 460 में जिससे विशिएट नहीं होते कौन से हैं, तो ये भाई हल्की हल्की चीजें से मेरिट पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीजें जिससे विशिएट नहीं होता है। जैसे देखो क्या कह रहा है कि मान लो कि मजिस्ट्रेट को पावर नहीं थी, उसने सर्च वारंट से इशू कर दिया 94 में, है ना, या फिर 155 में ऑर्डर कर दिया उसको, नॉन कॉग्निजेबल में ऑर्डर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन से पावर नहीं थी, या इंक्वेस्ट 176 में कर ली उसने, पावर नहीं थी उसको, है ना। या फिर देखो कॉग्निजेंस ले लिया, और किसका लिया, ए और बी का लिया है। ए और बी का मतलब कंप्लेंट पे और पीआर पे, है ना। या फिर मेक ओवर कर दिया 192 में केस को। ये सब केस में इससे मेरिट में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन सबको देखना जाओ तो आपको समझ में आएगा। या फिर क्या 306 में पार्डन दे दिया, या 410 में ट्राई खुद कर लिया, है ना, और या फिर 458 459 में भी हमने सुना कि चीज बेच दी, है ना। पेरिसेबल 459 में था स्टेट गवर्नमेंट वाला, वो 459 में चीज बेच दी। ये चीजें मेरिट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करे, इसलिए ये सब कर दिया उसने, उसको पावर नहीं थी, तब भी क्या होगा, द प्रोसीडिंग शैल नॉट बी सेट असाइड merely on the ground of his not being so empowered। सिर्फ इस वजह से कि उसे पावर नहीं थी और उसने ये ऑर्डर कर दिया, तो फिर तब भी प्रोसीडिंग को आप सेट असाइड नहीं करो। इन्हें देख के आपको अंदाजा भी हुआ होगा कि ये बहुत हल्की फुल्की चीज है। 155 में ऑर्डर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन में गुनाह थोड़ी ना कर दिया, कौन सी मेरिट में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। मगर 461 में जो मैटर है ना वो इंपॉर्टेंट है, उस अगर वो काम कर दिया और आपको पावर नहीं तो रिशीट हो जाएगी कुछ। क्या करा, जैसे करा कि अटैच कर दिया आपने प्रॉपर्टी राशि में, अटैच नहीं कर सकते आप, तो आपने अटैच कैसे करें, है ना। टेलीग्राफ अथॉरिटी वगैरह को आपने वारंट इशू कर दिया, सर्च वारंट, जो नहीं करना चाहिए था। 106 का आपने कीपिंग पीस के लिए सिक्योरिटी के लिए वो मांग लिया, गुड बिहेवियर के लिए आपने सिक्योरिटी के लिए वो मांग लिया बॉन्ड, ठीक है। और देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है
एक इसमें कहा ये यहाँ के देखो इसका क्लॉज सी में आपने इन्फॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस ले लिया, ए और बी में ले लिया तो कोई बात नहीं, पुलिस रिपोर्ट में और कंप्लेंट लिया कोई बात नहीं, तो इन्फॉर्मेशन पे ले लिया तो फिर ये ऐसा है कि इससे हो जाएगा। समरी ट्राई कर दिया, आप नहीं कर सकते थे, आपका पावर नहीं है तो समरी ट्राई कर लिया, है ना। अपील डिसाइड कर दी, तो इन सब में क्या होगा कि आपकी प्रोसीडिंग विसिएट हो जाएगी और आपकी प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। एक तो चीज याद रखो, 460 में विसिएट नहीं होती है, 461 में विसिएट हो जाती है, तो यहां पर वॉइड हो जाएगी वो प्रोसीडिंग, है ना, वॉइड हो जाएगी। एक बार इसे देख लेना। और 463, 464, 465 पीटी पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। 215 जो हमने पढ़ा था ना, चार्ज का जो 215 पढ़ा था हमने, उसी के उसमें 465 है, सॉरी 464 है ना, 464 उसी को उसमें, इसमें यही बता रहा 464 में कि आपने मतलब चार्ज फ्रेम नहीं करा या चार्ज में कोई रेगुलरिटी थी तो उसकी वजह से कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है ना, उसकी वजह से बदलेगा नहीं जब तक क्या नहीं होगा जी कि वही एक ही चीज की बात करते हैं लोग, क्या बोलते हैं कि फेलियर ऑफ जस्टिस जब तक नहीं होगा, है ना। जस्टिस में अगर फेल हो जाएगा तो ठीक है, वरना वैसे कुछ नहीं बदलेगा। नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम पीटी। एक बार देखो ये देख लो, लिमिटेशन वाला देख लो आप, और इसमें लिमिटेशन वाला अगर देखोगे तो इसमें एक आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है 468 इम्पोर्टेंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, 468 से क्वेश्चन पूछता, बोलता है कोई लिमिटेशन है किसी क्रिमिनल मैटर को लेने की, कॉग्निजेंस लेने की कोई लिमिटेशन है क्या, तो आप बताओगे हाँ है। कहाँ है कि पहली बार तो 468 में, और क्या है देखो, कह रहा है क्लॉज 2 में कह रहा है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। सिर्फ अगर मान लीजिए फाइन से वो ऑफेंस पनिशेबल है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको लेना पड़ेगा, है ना, सिर्फ फाइन से अगर पनिशेबल है तो 6 months है। 1 year अगर 1 साल तक की सजा, अगर 1 year तो फिर 1 year, 1 year तो 1 year, 1 साल तक की सजा है तो ऑफेंस होने से 1 साल के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, और अगर 1 से 3 तक की सजा है तो 3 साल का टाइम है आपको कॉग्निजेंस, है ना। मतलब कि अगर सजा से फाइन है तो 6 महीना, याद कर लो, ये पूछते हैं ऐसे ही 6 महीने के से फाइन की सजा पता कितने दिन में कॉग्निजेंस लेगा, तो अब बताओ 6 महीने में लेगा। 1 साल तक की सजा का प्रावधान है तो कितने दिन में कॉग्निजेंस लेगा, 1 साल में लेगा। 1 साल से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है तो कितने दिन में लेगा, 3 साल में। नीचे प्रोवाइजो में उन्होंने भले ही ये भी लिख दिया है, कोर्ट चाहे तो उसे लग रहा है कि बाद में ले तो बाद में भी ले सकता है ना, मगर वो एक अलग बात है। नॉर्मली यहाँ से पूछता है एबीसी से ना, कितने दिन में कॉग्निजेंस वो लेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और एक इसमें ये देखो, एक देख लो, वैसे पूछता नहीं, 471 देख लो एक बार। 471 कह रहा है जिस दिन कोर्ट बंद है, तो आपने कभी लिमिटेशन एक्ट अगर पढ़ा होता ना, पढ़ा हो या फिर मैं कह रहा हूँ, और आपने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हो तो इसके जितने प्रोविजन है ना, ये 469 से 70, 71, 72, सब आपको ना ऐसे कहेंगे अरे ये तो सब मेरे पढ़े हो। लिमिटेशन एक्ट में सब कुछ दिया, वो सिविल तो उसमें ज्यादा वो है, इसलिए यहाँ पर अलग से लिख दिया है, वो सब कुछ वही है। कोर्ट जिस दिन क्लोज है वो एक्सक्लूड हो जाएगा काउंटिंग से, वो 1 साल 6 महीने 3 साल वाली जो काउंटिंग होगी उसमें से कोर्ट जिस दिन बंद होता है, वो जिस दिन कोर्ट क्या बोलते हैं एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब 3 साल और तो संडे को, अब संडे पड़ रहा है, 3 साल कंप्लीट हो रहा है तो मंडे को भी कर सकता है, इतना ही बस फर्क पड़ेगा, 471 में दिया, ठीक है। इसके बाद 474 आप देख लो, 474 कह रहा है, वेन एन ऑफेंस इज ट्राइड बाय द हाई कोर्ट अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407, मतलब ट्रांसफर करके अपने पास नहीं बुलाया है, सीधे 474 सीधे हाई कोर्ट में अगर उसका हो रहा है, वेन कोर्ट ओपन होगा तब से देन काउंटिंग स्टार्ट होगी। ना 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 ना, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। 471 ये भी कह रहा है, ये कह रहा है जिस दिन कोर्ट खुलेगा, जैसे सपोज करो आज कितनी तारीख है, आज है 27 है, आज संडे है। अब आज मान लो किसी को 6 महीने का फाइन वाला मैटर था, 6 महीने में कॉग्निजेंस लेना था,
6 महीने उसके 27 फरवरी को पूरे हो रहे हैं, है ना, 6 महीने 27 फरवरी को पूरे हो गए। 27 फरवरी को संडे पड़ रहा, कोर्ट बंद है। तो अब जिस दिन कोर्ट खुलेगा मतलब मंडे को 28 फरवरी को भी कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकता है। बस इतनी सी बात है, एक दिन का फायदा मिलता है उससे। एक दिन या मतलब तो 4 दिन मान लो, अगर ये मान लो 10 दिन की छुट्टी लगातार होती 27 फरवरी से, तो जिस दिन कोर्ट खुलता है वो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा जिस दिन कोर्ट खुलेगा, बस इतना है। काउंटिंग स्टार्ट कैसे करेंगे वहां से, तो खेल ही बदल जाएगा। तो 474 ये कह रहा है कि इट शैल इन द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑब्जर्व द सेम प्रोसेस एज द कोर्ट ऑफ सेशन। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई मैटर हाई कोर्ट में ट्राई हो रहा है तो उसका जो प्रोसीजर होता है कोर्ट ऑफ सेशन का 225 से 237 है ना, यही वाला प्रोसीजर यूज होता है। जो 474 बताता है, पूछ लेता है कभी कभी। ये हो गया। इसके बाद तो कुछ नहीं है। एक 480 देख लो आप, एक बार 480 देख लो, पूछता नहीं है वो फिर भी देख लो। कर नो प्लीडर हु प्रैक्टिसेस इन द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट शैल सिट एज अ मजिस्ट्रेट इन दैट कोर्ट और इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। तो मान लीजिए सपोज कीजिए मैं साकेत में बैठता हूँ और मैं प्रैक्टिस करता हूँ एमएम के यहाँ पे, मान लीजिए, तो मैं कभी उस एमएम कोर्ट में जज की तरह नहीं बैठ सकता, है ना, बायसनेस ना आ जाए, है ना, वो सब चीजें हैं। तो वही सिंपल सी बात। 480 है। 481 देख लो एक बार, पूछता है यहां से भी नहीं है, मगर मान लो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है 480 481 कभी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम का, किसी दिन दिल हो गया तो कह रहा है कि a public servant having any duty to perform in connection with the sale of any property in this court shall not purchase or bid for the property। भाई सही बात है ना, मान लीजिए मैं ही पब्लिक सर्वेंट हूँ, मेरे हाथ में है एक कार को नीलाम करना और मैं खुद इसकी बोली लगा रहा हूँ, पता लगा मैंने तुझे 10,000 में खरीद लिया, है कि नहीं भाई, मैं ही नीलाम कर रहा हूँ, मैं ही खरीद रहा हूँ, बोली लगा रहा हूँ, गलत है ना, ये काम नहीं कर सकता। अब 480 में मैं बैठ नहीं सकता, क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 482 अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ तो खरीद नहीं सकता। और 482 जो है ये तो किसे नहीं पता, इनहेरेंट पावर। 482 क्या है, इनहेरेंट पावर है ना, इनहेरेंट पावर सबको पता है। अगर ज्यादा से ज्यादा इतना ही पूछता है, एक चीज और समझ लेंगे, इनहेरेंट पावर का यूज कौन करता है। देखो क्रिमिनल में सिर्फ हाई कोर्ट करता है, सिविल में सारे कोर्ट कर लेते हैं, क्रिमिनल में सिर्फ हाई कोर्ट करता है। एक बात और ध्यान रखना, तो एक चीज और ध्यान रखना, यूज कब होता है कि मान लीजिए कोई अगर मान लो कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस को खराब कर रहा है ना, या फिर जस्टिस करना है, अगर जस्टिस करना है या प्रोसेस का अगर कोई अब्यूज करना है, कोई कर रहा है तो उसे रोकना है ना, या आपने किसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कोई, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराना है ना, तब 482 लाइमलाइट में आती है, ठीक है ना। तो 482 वैसे कुछ तो ऐसा कुछ पूछता नहीं है, मगर अगर पूछते हैं कि इनहेरेंट पावर में से किसको इनहेरेंट पावर है, तो कोर्ट ऑफ सेशन को भी इनहेरेंट पावर नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है। और एक बार पढ़ देता हूँ, कह रहा नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी, जो जरूरत हो, टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट। तो उसने पहले कोई ऑर्डर दिया हुआ और वो ठीक से नहीं इफेक्टिव हो रहा है, उसको इफेक्ट देने के लिए, और टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट। तो कोर्ट का अगर कोई प्रोसेस को एब्यूज कर रहे हो आप तो फिर, और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, जस्टिस को क्या बोलते हैं, सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। ये 482 कहता है। ये 482 के साथ ही आपका सीआरपीसी खत्म हो गया है, इसे रिवाइज करो। और जैसे बता रहा हूं, जैसे मैंने 51 से 59 तक एक लाइन में पढ़ दिया, मैं 51 में क्या ड्यूरिंग कस्टडी है, 52 में क्या कस्टडी के बाद डिस्पोज ऑफ करो, 53 में इनोसेंट प्रोसीजर है, 55 में क्या है लिबलियस को आप डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, 56 में इम्यूवल को रिस्टोर करा रहे थे, 57 में सीजर का प्रोसीजर था, 58 में क्या कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल था, 59 में पेरिसेबल को बेच रहे थे। 10 सेकंड लगे 10 सेक्शन को रिवाइज करने में, ऐसे रिवाइज करो आप, ठीक है। अब आपको मिलता हूं मैं, टाइम क्या हो रहा है, 6:30 ना, 8:30 पौने 9 बजे मिलते हैं और सीपीसी करते हो। कल भी दोनों क्लास सीपीसी करेंगे, कल सीपीसी भी खत्म हो जाएगा, है ना। चलो ओके।